मिठाई खिला रहे हैं। मिठाई आप बधाई तो दे दे। ये मिठाई कोई वैसा थोड़ी है, ये इतना बड़ा डब्बा है। जरा अभी चुप। नमस्कार, शंखनाद इंडिया में आपका स्वागत है। मेरे साथ शिव प्रसाद सतीजी, संपादक शंखनाद मौजूद है देहरादून से, और साथ में विकेश नेगी जी, ये अधिवक्ता हैं और उस मामले की पैरोकारी कर रहे हैं जिस पर आज कई जगह मीडिया में खबरें चल रही हैं कि राहत मिल गई है उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी जी को। आप जानते हैं कि जो कुछ प्रेमचंद्र अग्रवाल प्रकरण है, इससे ठीक पूर्व उत्तराखंड के सदन में पारंपरिक कृषि और प्राकृतिक कृषि को लेकर जो पूछा गया सवाल था, उस पर मंत्री जी फंस गए। इतनी बुरी तरह फंसे कि उसका अर्थ ही ठीक से नहीं समझा पाए, लिहाजा प्रश्न स्थगित हुआ। प्रश्न स्थगित सामान्य भाषा में जो होता है, लेकिन सदन की भाषा में अब तक ये माना जाता रहा है कि साधारण तौर पर यदि प्रश्न स्थगित होता है, वो भी तब जब मंत्री अपने विषय को न जानता हो, न समझ पाता हो, न बता पाता हो, तो स्वयं रिजाइन कर देता है मंत्री पद से। खैर, प्रेमचंद अग्रवाल के हवाले के बीच ये मामला दब गया, लेकिन विजिलेंस कोर्ट में एक मामला आय से अधिक की कमाई का पहले से ही चल रहा है मंत्री जी पर, और उस मामले को उठाया है अधिवक्ता विकेश नेगी जी ने। उस मामले पर भी फौरी तौर पर एक राहत दिखती है कि कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है, इस बात को कहते हुए कि अपील में विजिलेंस को शिकायत में हलफनामा नहीं दिया गया था या शपथ पत्र नहीं जमा किया गया था। लेकिन एक बार फिर से विकेश नेगी जी ने कहा है कि वो पुनः विजिलेंस पर जाएंगे और इस बार शपथ पत्र के साथ जाएंगे। मतलब संकट के बादल अभी मंडरा रहे हैं गणेश जोशी जी पर। आप दोनों का स्वागत करते हुए मैं नेगी साहब, क्या ये मामला है और क्यों पीछे पड़े हैं आप हमारे मंत्री जी के? देखिए, पीछे पड़ने का ये मतलब नहीं है कि हम केवल इनके पीछे पड़े हैं। इसके बाद अभी जिन मंत्री जी ने इस्तीफा दिया उनका भी मामला खुलने वाला है। मैं आपको पहले आपके चैनल में इसको अपडेट कर दूं। जी। और रही बात इसकी कि कोर्ट ने जो ये कहा है कि पेपरों में पढ़ा था कि जी उनके खिलाफ कुछ वो नहीं होगा, खारिज हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। मामला आज भी जो उन्होंने अपना ऑर्डर लिखा है उसमें साफ लिखा हुआ कि आय से अधिक संपत्ति का मामला है। केवल एफिडेविट नहीं दिया, इस बिहाफ पे जो उन्होंने खारिज कराया उसकी अपील हाई कोर्ट में जाने की हमारी तैयारी हो गई है, क्योंकि एफिडेविट देने का किसी भी प्रोविजन में, किसी भी लॉ में 154 में कोई प्रावधान नहीं है। केवल एफिडेविट जो दिया जाता है वो शपथ पत्र केवल 156(3) में दिया जाता है। वो भी वहां पर अगर कोई वहां पर प्रेजेंट ना हो, कहीं कोर्ट सोचे ये झूठी वो तो नहीं है, कोई कार्रवाई कर रहे हैं, उसमें है। ये जब एविडेंस के साथ सब कुछ है, जब कोर्ट ने हमसे 156(3) में बोला है तो हमने कोर्ट में सबमिट कर दिया। हमारा कोई एफिडेविट का सवाल एजेंसी को 154 में कहीं नहीं होता है और ना कोई मंत्री परिषद को हमने देना है। अगर मंत्री परिषद कोई जांच एजेंसी नहीं है, विजिलेंस ने कभी हमसे एफिडेविट नहीं मांगा। कोर्ट में हमने 156(3) जब दायर करी, जब हमने उसमें एफिडेविट लगाया और वो कोर्ट ने अपने ऑर्डर पे लिखा हुआ है। और जिस प्रियंका श्रीवास्तव वाली रूलिंग का हवाला खोला है उसमें भी ये लिखा है कि आप 156(3) में देंगे एफिडेविट, उसमें 154 में कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो लिहाजा ये नहीं सोचें कि गणेश जोशी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब आगे फर्दर इसमें रिवीजन का में हम जाएंगे हाई कोर्ट, और वहां पर ये सब लगा के, क्योंकि ललिता कुमारी और स्टेट ऑफ कर्नाटका सुप्रीम कोर्ट का भी लेटेस्ट जजमेंट जो आया है उसमें साफ लिखा है कि कॉन्ग्निवेंस ऑफेंस में आपको तुरंत मुकदमा दर्ज करना है। अगर आप इसमें मुकदमा दर्ज नहीं करते, एसओ भी नहीं करता है, तो उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा। आम लोगों के लिए साधारण तौर पर जो आम लोग या हम लोग समझते हैं आय से अधिक कमाई का मामला चल रहा है, लेकिन ये डीपली है क्या नेगी साहब? क्या बेटा? देखिए, ये क्या आय से अधिक संपत्ति का मामला ये होता है कि मान लो आय है आपकी 54 और खर्चा हो रहा है रुपया, तो जो वो 75 पैसे आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं?
आप गणेश जोशी जी को अभी तक अपने 4 बार के विधायक और मंत्री पद में रहते हुए उनको 36 लाख जब तक हमने निकाला है, अब तो ज्यादा तनख्वाह हो गई, तो जब निकाला है तो उनको केवल 36 लाख रुपए तनख्वाह मिली थी। और उन्होंने अपने ही चुनाव उसमें अपने अकाउंट में 1 करोड़ और वाइफ के अकाउंट में शायद 90 लाख या 94 लाख रुपए दिखाए थे। और बाकी ये प्रॉपर्टियां जो हमने निकाली हैं वो सब दर्शाई हुई हैं और गाड़ियां दिखाई हुई हैं। बेटी का लोन पूरा हो गया है, एजुकेशन लोन। तो ये सब कहाँ से आया? उनकी शादी भी, बच्चों की शादियां भी, सब कुछ हुआ, तो वो पैसा आया कहाँ से? आप सोर्सेज बता दीजिए। विकेश नेगी जी दर्शकों को ये बताएं कि जब जो उन्होंने पहली बार एफिडेविट भरा था उसमें कितना उन्होंने दर्शाया था पैसा, जरा हमारे दर्शकों को आप ये बताएं। देखिए, उस समय शायद 1500 या 2500 रुपए या 20,000 रुपए वो दिखाया हुआ था, इससे ऊपर कहीं नहीं था। फिर जो उसके बाद जो उन्होंने दिखाया और उनको जो 2007 में जब ये विधायक बने थे, इनको तनख्वाह जो मिली थी 3,000 रुपए मिलती थी। लेकिन जो आप 5 साल में जिक्र कर रहे हैं संपत्ति बढ़ने का, वो कितना % संपत्ति इनकी बढ़ी है? देखिए, जो हम तो वाइट की कैलकुलेशन करेंगे, सीधा आप लगा लीजिए। अब 36 लाख रुपए की जब तनख्वाह अभी तक मिली है और उसमें 9 करोड़ की एसेट दिखा दिए हैं, तो इतनी आप कैलकुलेशन कर लीजिए कहां से आ गए। क्या इसमें जो फौज के दरमियान उन्होंने सेवा दी और उसके बाद यदि कोई पेंशन उन्हें मिलती है वो ऐड है? भाई साहब, आपको मैं पहले क्लियर कर दूं, इनका 83 में 1 साल ये फौज में रहे, उसमें कोई प्रावधान नहीं है उनको पेंशन मिलने का। तो अब ये मैटर, क्योंकि आप कह रहे हैं हाई कोर्ट जाएंगे और आपने ये विजिलेंस के कोर्ट में आप गए, तो क्या जो उत्तराखंड की विजिलेंस है इसने भी स्वतः कोई जांच की या ये आप पे ही निर्भर है कि जो कुछ आप दे रहे हैं कोर्ट में पेश करने वाले हैं? देखिए, विजिलेंस ने तो उन्होंने अपनी प्राइमरी इंक्वायरी में ये माना था कि आय से अधिक संपत्ति का मामला है, तभी उन्होंने मंत्रिपरिषद को लिख के दिया था। जबकि इसमें ना तो सेक्शन 17 जो ओवर रूल्ड हो चुका है, जो नए अमेंडमेंट आया है 18 में आया था, वो 17A आया था और वो भी इसमें लागू नहीं होता है, क्योंकि ये इनकी जॉब का एक पार्ट नहीं है। आय से अधिक संपत्ति जो इकट्ठी करना, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ड्यूटी। तो इनकी ये नहीं है कि जो ये इनको मंत्रालय जो दिया गया उसका ये पार्ट है। अगर उसमें गड़बड़ी होती तो सेक्शन 17A लगता, इसमें 17A नहीं लगता है। और जो विजिलेंस ने अपनी प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करी, तभी उसने माना कि ये आय से अधिक संपत्ति का मामला है। सती साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा, ऑलरेडी एक मैटर चल रहा है, क्योंकि प्रेमचंद्र अग्रवाल वाले विषय पर ये मामले दब गए थे, लेकिन साधारणता ये देश की परंपरा रही है कि प्रश्न स्थगन मतलब रिजाइन, बिकॉज मिनिस्टर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू नो अबाउट हिज मिनिस्ट्री। अब पारंपरिक कृषि और प्राकृतिक कृषि के मामले पर प्रश्न स्थगित हुआ, 10 मिनट तक का वो नजारा, 10 से अधिक भी हो सकता है, पूरे देश भर ने देखा। वो मामला उस समय दब गया था, लेकिन पहले ही चल रहा था। ऊपर से अब विकेश नेगी जी कह रहे हैं कि ये आय से अधिक संपत्ति के मामले पर पुनः कोर्ट जा रहे हैं, और एक बार फिर गूंज हो रही है कि मंत्रिमंडल में फेरबदल या मंत्रिमंडल में विस्तार, प्रेमचंद्र अग्रवाल जी के इस्तीफे के बाद। क्या सेफ देख रहे हैं आपको मंत्री जी गणेश जोशी जी को या उनके मंत्रालयों को? देखो राजीव, जिस तरह से खबरें छन के आ रही हैं कि 3 मंत्रियों का जाने का है उत्तराखंड में, जो लगातार सोशल मीडिया पे चर्चा बनी हुई है कि 3 मंत्री जाएंगे, 5 आएंगे, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है कि कौन जाएगा, किसकी पर्ची जाएगी, किसकी पर्ची आएगी। यह तो निर्भर भाजपा हाईकमान पे करेगा कि दिल्ली वाले किसको बैठाते हैं और किसको हटाते हैं। लेकिन यह देखना है कि गणेश जोशी हो गया, धन सिंह रावत हो गए, सुबोध उनियाल हो गए, और जो लोग इन तीनों की जो चर्चा बनी हुई है कि जो इस दौरान रहे हैं, इन लोगों का नाम राजीव सामने चर्चाओं में आ रहा, जो सोशल मीडिया में लोगों की चर्चाएं बनी हुई हैं, ये लगातार हमें सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहा है कि इन मंत्रियों का भी जाने का नंबर आ सकता है। दूसरी बात, जो विकेश नेगी का कल जिक्र कर रहे हैं, जो आय से अधिक संपत्ति में गए, आज हमने अखबारों में भी टटोला तो सारी चीजें हमें दिखी, तो हमने सोचा आज इसमें थोड़ा विकेश नेगी से हम लोग बात करें कि वो दर्शकों को विस्तार से बताएं कि जो आय से अधिक संपत्ति के मामले में कहां तक उनकी क्वेरी पहुंची है, और जो विजिलेंस कोर्ट में वो दोबारा अपील करेंगे
वो क्या उसमें कुछ छूट गया था, वो दर्शकों को बताएंगे कि जो एफिडेविट छूट गया था वह क्या एफिडेविट उनसे छूट गया था विकेश नेगी जी, ये भी बताएंगे जरा दर्शकों को। जी नेगी साहब। देखिए देखिए, मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुका हूं कि अगर जो ये मिसाल जो ये ऑर्डर दिया है इसके हिसाब से तो कोई भी अगर पुलिस को कंप्लेन करता है उसे एफिडेविट देना होगा, फिर तो पुलिस हर एक कंप्लेन में एफिडेविट मांगेगी, वरना आज तक किसी भी प्रोविजन में या किसी भी लॉ में ये नहीं लिखा है कि 154 मतलब जो 154 की जो धारा है उसमें आपको एफिडेविट देना है। मतलब जो आप पहले कंप्लेन करते हैं, या मान लो मेरा किसी से झगड़ा हो गया और मैं एक तहरीर दे रहा हूं, तो उसमें ये नहीं है कि आपको एफिडेविट देना है। और जो ये आज ऑर्डर करा है इसके हिसाब से अब हर एक कंप्लेन को कंप्लेनेंट जो भी करेगा उसे एफिडेविट देना है। पर लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कह रखा है कि कॉन्ग्रेजमेंट ऑफेंस कोई भी होता है उसमें तत्काल मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और अगर मुकदमा दर्ज नहीं होता है तो इसमें जो स्टेशन इंचार्ज है उसके ऊपर भी मुकदमा दर्ज होगा। इसके अलावा जो प्रियंका श्रीवास्तव वाली जो रूलिंग है उसमें एफिडेविट देने का प्रावधान केवल 156(3) में, मतलब जो आप कोर्ट में फाइल करेंगे उसमें है। मतलब केवल अब आप ये समझ लीजिए ये क्यों करा गया, कैसे करा गया, इसमें मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, पर यह है कि एफिडेविट देने का कोई प्रावधान विजिलेंस को नहीं है, किसी भी एक्ट में, किसी भी रूल्स में कहीं नहीं है। एज इट इज जो आज खबरें प्रसारित हो रही हैं उसके आधार पर ये जो भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम 1956(3) के तहत जो केस दर्ज करने की याचिका को खारिज कर दिया गया है। तो आज स्टेटस क्या है कि जो आपने देहरादून में जो विजिलेंस कोर्ट में शिकायत की थी वो खारिज हो गई है, आज वो नल है। देखिए उन्होंने ये कह के खारिज करी है कि आपने एफिडेविट विजिलेंस को नहीं दिया है। ये नहीं कहा, आप पूरा ऑर्डर पढ़ेंगे तो उसमें पूरा ऑर्डर में इनकी पूरी संपत्ति सारा कुछ डिटेल खोली हुई है कि ये है, पर इन्होंने एफिडेविट एजेंसी को नहीं दिया, इसलिए उन्होंने खारिज करी है। ये नहीं कहा है कि ये जो हमने तथ्य लाए हैं सारा गलत है, ये नहीं कहा है, केवल उन्होंने ये कहा कि एफिडेविट विजिलेंस को नहीं दिया है, और कि मंत्री परिषद हमसे एफिडेविट मंत्री परिषद को कोई राइट नहीं है मेरे से एफिडेविट लेने का, और ना मेरा कोई राइट है मंत्री परिषद को एफिडेविट देने का। मेरा राइट है केवल कोर्ट में एफिडेविट जमा करने का, वो मैंने जमा कर दिया है। मेरा कोई राइट नहीं है किसी एजेंसी को एफिडेविट देने का, किसी भी लॉ में नहीं लिखा गया है। अब आप कह रहे हैं कि आपने कोर्ट में एफिडेविट दे दिया है, तो मतलब एफिडेविट देने के बाद ये एग्जिस्ट करता है मुकदमा, या अब आपने दूसरी बात कही है कि आप इसको लेकर आप हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए एग्जिस्ट तो करता है मुकदमा, मैं आज भी बोल रहा हूं कि करता है, पर अब उसके लिए हमें अपील फाइल करनी पड़ेगी, क्योंकि इस ऑर्डर के अगेंस्ट जो अगर जाना है तो डीजे का ऑर्डर है, उसकी अपील पड़ती है हाई कोर्ट। अगर ये मतलब मंत्री जी फिलहाल राहत की सांस ले सकते हैं, या अभी आप कितने दिन बाद तैयारी कर रहे हैं हाईकोर्ट जाने की? देखिए सर्टिफाइड कॉपी निकल जाए उसके बाद हम अपील फाइल कर देंगे, चाहे हफ्ते भर लगे या 10 दिन लगे बस। अच्छा, आप तो बहुत क्या आप मान रहे हैं कि सेगमेंट कॉपी निकलने में 10 दिन लगेंगे? जो आपकी सेगमेंट कॉपी है। जी देखिए मैंने क्या कहा, चाहे 5 दिन लगे चाहे 10 दिन लगे, सर्टिफाइड कॉपी जैसे आ जाएगी, ड्राफ्टिंग पूरी हो ही रखी है क्योंकि वो हमने नेट से निकाल दिया, बाकी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास सब कुछ है, केवल जैसे वो आती है हम फाइल कर देंगे। मतलब ये मत आप समझिए कि मामला दब गया है। अच्छा, आप दूसरी चीज हम आम लोगों के हिसाब से समझे, आप हाईकोर्ट जाते हैं, फिर इस पर सुनवाई होती है, लेकिन मंत्री जी की कुर्सी, क्योंकि अगर ये मामला लंबा चलता है तो मंत्री जी की कुर्सी को तो खतरा। देखिए मंत्री जी की ये आपने मेरे से पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मुझे उसका वो नहीं है, ये बीजेपी का इंटरनल मामला है, वो उनकी कुर्सी से इस्तीफा लेते हैं नहीं लेते, वो उनका इंटरनल मामला है। एज अ लॉ आपने और एज अ पैरवी करता मैं जो उस कंप्लेनेंट हूं, मुझे जो करना है मैं उस काम को मैंने आपको बता दिया है कि अब हम इसके खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे। अब नाव जो आप कह रहे थे कि आप लोगों ने 9 करोड़ या उससे अधिक की संपत्ति इनकी आकी है, वो किस ग्राउंड्स पर आकी है आपने? जो इनके एफिडेविट के साथ जो इनकी प्रॉपर्टियां लगी हुई हैं और बाकी उसके बाद जो और ली हैं, ये तो केवल वाइट की कैलकुलेशन है।
और जो व्हाइट की नहीं है, जो जो संभावित है, वो उसका भी कुछ है कोर्ट में आपने रखेंगे? देखिए वो तो जब इन्वेस्टिगेशन चलेगी बेनामी वो तब हम संपत्ति, क्या इस तरह का भी कुछ मैं बेनामी आपको संपत्ति है? मैं आपको जी। वही तो बता रहा हूँ, जब इन्वेस्टिगेशन चलेगी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रायल आई विल गिव द ऑल द डॉक्यूमेंट ऑफ द बेनामी संपत्ति। अभी आप हमसे साझा नहीं करेंगे, लेकिन बेनामी संपत्तियों का कुछ आकलन आपने किया सब होगा, वो सब 9 सब करोड़ है, के दायरे में है, इससे भी अधिक है? उससे देखिए मैंने क्या कहा, ये आपको व्हाइट का बताया है, और उससे अधिक बेनामी संपत्तियां जो हैं और जो और चीजें हैं वो सब हम आपको ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन देंगे जब मुकदमा दर्ज हो जाएगा। एक चीज और हम समझना चाहेंगे, आय से अधिक संपत्ति मामले पर दंड क्या है? दंड के प्रावधान क्या क्या है? देखिए 7 साल की कितना सजा है? है, और 7 साल की सजा है, और मैक्सिमम 7 साल की है, और इसमें प्रॉपर्टियां जब्त हो जाती है। एंड मिनिमम? मिनिमम 3 साल ले लो। अच्छा, अगर न्यूनतम 2 3 साल साल है, ये भी साबित होता है अधिकतम कि न्यूनतम सजा भी होती अधिकतम है, 7 साल। तो भी सती साहब, जो भारत का सिस्टम कह रहा है, संवैधानिक सिस्टम, 2 साल या उससे अधिक की सजा पर विधायकी भी जाती है और मंत्री पद तो स्वाभाविक गया। तो यदि ये साबित हो जाता है, और अभी तो सिर्फ ये व्हाइट की संपत्ति का मामला है, अभी कोर्ट में मामला चलेगा तो वो कह रहे हैं बेनामी संपत्ति भी है, तो व्हाइट के अलावा जो काली संपत्ति भी यदि कोई है जो नेगी जी के संज्ञान में है, तो वो भी कोर्ट के समक्ष रखेंगे। ये मामला साबित होता है तो गणेश जोशी के लिए इससे निकलने का मार्ग तो है नहीं, सती साहब? देखो राजीव, जिस तरह बीके सिन्हा की बात कर रहे हैं कि जो अभी जांच होगी उस पर, जब जांच एजेंसी इन्वेस्टिगेशन उस पर जांच आगे बढ़ेगी, जांच जो जो आगे बढ़ेगी, जो संपत्तियों का खुलासा होगा। अभी तो इन्होंने सिर्फ जो एफिडेविट के आधार पर जो 9 करोड़ बता रहे हैं, अभी ये सिर्फ उसका खुलासा कर रहे हैं कि जो इन्होंने एफिडेविट में जो चीजें, मतलब जिसको हम व्हाइट की संपत्ति कहते हैं, कि जो व्हाइट में जो उन्होंने किया होगा, जो इन्होंने एफिडेविट भरे होंगे चुनाव के दौरान कि हमारे पास कितनी संपत्ति है, हमने बेटी को पढ़ाने पे कितना खर्च किया, कितनी गाड़ियां हमने दी, कितने घर हमने बनाए। तो जब आदमी चुनाव लड़ता है तो उसे एक प्रोसीजर होता है उसका, कि जब वो अपनी संपत्तियां उस टाइम पे चुनाव आयोग के समक्ष भरता है। तो जो विकेश नेगी ने अभी उसी संपत्तियों का जिक्र किया है कि जो उनकी संपत्ति बढ़ी है 9 करोड़ के आसपास जो बताया जा रहा है, उसका जिक्र कर रहे हैं राजीव अभी। तो जब आगे जांच होगी तो जाहिर सी बात है कि जांच में बहुत सारी चीजें आगे आएगी, इन्वेस्टिगेशन होगी तो जांच आगे बिल्कुल बढ़ेगी और मुश्किलें भी बढ़ेगी, ऐसा नहीं कि जब बिल्कुल बहुत सारे मामले जो कोर्ट में जाएंगे। लेकिन मैं एक चीज और समझना चाहूंगा, आपने एक हल्का इशारा किया था अभी नेगी साहब कि जो मंत्री जी ने रिजाइन किया है, मतलब प्रेमचंद्र अग्रवाल जी ने, ऐसा नहीं है कि उनका सब शांत हो गया, अभी बहुत कुछ है। क्या इशारा कर रहे थे आप? समय आने पे पता लग जाएगा आपको। कहीं उसका ताल्लुक उस एक वायरल पत्र से तो नहीं है, जो एक पत्र वायरल हो रहा है आज खासतौर पर, जिसमें कोई जांच अधिकारी जांच करते हैं इस होटल का निर्माण हो रहा है, और जिसमें देखिए अभी तो आप सुनिए मेरी बात, अभी तो आप खाली एक वो छोटा सा इसका ट्रेलर देख रहे हैं, बाकी तो अभी पिक्चर बहुत बाकी है। विकेश नेगी, आपको सरकार ने, हम आपके थोड़ा पिछले मामलों पे भी आते हैं, पिछली बारी सरकार ने आपको देहरादून से तड़ी पार भी कर दिया था, हमने देखा हो, तो क्या मामला था जरा उसके बारे में भी दर्शकों को बताएं आप आज, कि जब आप चैनल पे बैठे हैं तो लोग इस बात को समझे, इस बात को आज बताएं जरा हमारे दर्शकों को भी। ऐसा है, अब सरकार के मंत्री या इनके अगेंस्ट काम करेंगे तो कुछ ना कुछ एलिगेशन, अभी तक मेरे ऊपर तो सब मुकदमे लिख दिए गए, कहीं पर लिखे मौखिक अनुबंधन में मुकदमा लिखवा दिया, कहीं कैसे करके लिखा दिया, कहीं कैसे लिखवा दिया, पर जो इनके आदमियों के हम डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देते हैं उसमें आज तक मुकदमा दर्ज नहीं होता। सरकार को हम जमीन दिलाते हैं तो खौफ है हमारा, तो खौफ तो होगा, हम कह रहे हैं खौफ होगा, पर उन लोगों को होगा ना जिन्होंने इनलीगल प्रॉपर्टियां जो सरकारी जमीनों पे बनाई है, जिन्होंने आय से अधिक संपत्तियां रखी हैं, जिन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शन करे हैं, तो ऐसे और जो हैं लोग, उनके अंदर खौफ होगा ना। आम आदमी से क्या मतलब भाई, खौफ तो उन लोगों पे होगा। तो आप सरकार आपकी या किसी के भी ऊपर लगा सकते हैं, आप बैठे हैं, मैं बैठा हूं, अगर आप बोलते हैं तो लगा देंगे किसी पे भी। क्या तो ये नहीं, जब से आपने न्याय फाइल करी है, तड़े पार होने के उसी नजारे का जिक्र कर रहे हैं जिसमें
पुलिस की गाड़ियां आई और फिर ढोल बजाते हुए कि इनको तड़ीपार कर दिया गया और वीडियो वायरल भी करवाया गया। हाँ, आपको टीरी जिला बदल कर दिया गया था। देखो, एक गैंगस्टर जो इस तरह के अपराधी होते हैं, हमने देखा है कि जो गैंगस्टर अपराधी होते हैं उनको जिला बदल किया जाता है। तो हमने कहा कि विकेश नेगी को भी जिला बदल किया जा रहा है देहरादून से। आपके तो लगातार सोशल मीडिया पे हमने वीडियो वायरल होते देखे उस समय। तो आपने दर्शकों को बताया कि आप आज बैठे हैं तो लोगों को जानने का अधिकार भी है इस बात का कि विकेश नेगी के साथ क्या हुआ। देखिए, अब हम कह दें ना, अब इन्होंने जो करा उससे हमें और ऊर्जा मिली है। ठीक है, जो इन्होंने कर दिया कर दिया। अब बाकी हमारा काम है, जो हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और जो हम करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो हमारे और मजबूती हुई है। अब बाकी रही बात, ठीक है, सबने देखा था उस समय भी इन्होंने क्या करा था क्या नहीं करा था, वो सबको पता है। और विकेश नेगी ने क्या करा क्या नहीं करा वो सब जानते हैं। अब जो कोई अपना माइंड मेकअप बना के बैठा हो कि मैं खराब हूं, तो वो मेरे लिए खराब ही बोलेगा। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी सफाई भी दे दूं तो वो बोलेगा नहीं ये ठीक है। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं और वो हम लड़ते रहेंगे। और जो अभी तक मान लो अगर हमने इनकी मान लो माननीय मंत्री जी की भी अगर आय से अधिक संपत्ति का खुलासा कराया है तो वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ कराया है। हमने किसी के ऊपर एकदम वैसे एलिगेशन नहीं लगा दिए कि ये फलाने की इतनी संपत्ति है, फलाने की इतनी संपत्ति है, या फलाना ये है। हमने जो भी बात करी है आज तक सब डॉक्यूमेंट्री बात करी है। नहीं, ठीक है, आप बहुत विकेश महत्वपूर्ण लड़ाई नेगी लड़ रहे हैं। आप पर विकेश नेगी आप पर जब हमने उस दौरान देहरादून के एसएसपी से बात की तो उन्होंने कहा कि विकेश नेगी बहुत सारे ऐसे मामलों में लिप्त हैं जिन पर ये कार्रवाई की जा रही है। तो ऐसे आप पे बहुत गंभीर आरोप भी लगाए गए कि आप मैं तो जो है आपको बोल रहा हूँ, आप जमीनों को हड़पने का कारोबार करते हैं, आप बहुत सारे ऐसे कारोबारों में लिप्त हैं। तो हमने जब देहरादून के एसएसपी से कहा, उन्होंने हमसे कहा इस बात को उस समय पे। तो क्या आप इस तरह के आरोपों में भी लिप्त हैं? देखिए, कोई भी एविडेंस के साथ मुझे बता दे कि मैंने कौन सी जमीनें कब्जाई हुई है, कोई भी बता दे। अगर मैं किसी की पैरवी कर रहा हूं, उसके साथ खड़ा हूं, तो मैं लिप्त हूं। और फिर अगर और ये जिनकी मैं संपत्तियों का हवाला खोल रहा हूं वो लिप्त नहीं हो रखे, वो लिप्त नहीं है क्या? और अगर बहुत सी बातें अगर खोलने में आ जाए तो बहुत कुछ निकल के आता है। तो ऐसे है ना कि मतलब बात उतनी बोले कोई भी हो कि जब तक सच्चाई ना पता हो। विकेश नेगी ने कोई जमीन खरीदी है, विकेश नेगी के साथ तो फ्रॉड कर दिया, उसका तो आज तक किसी ने मुकदमा नहीं लिखा। विकेश नेगी किसी मतलब कहीं विकेश नेगी का नाम डाला, मौखिक अनुबंधन किसी का हो रखा, उसको विकेश नेगी जानते हैं, नाम डाल दो। मतलब जब सत्ता आपकी, सरकार आपकी, तो किसी के ऊपर भी डाल सकते हैं। इन्हीं के पूर्व डीजीपी जो अशोक कुमार हैं, उनके पार्टनर वो जमीन में इन्वॉल्व हो रखा है, उसका हम पैरवी कर रहे तो मुकदमा लिख दो। और वही डीजीपी फर्जी एसोसिएशन बना के बैडमिंटन की यहाँ पर ये बता रहे हैं, मैं आपकी थोड़ी भाषा क्लिष्ट होगी, दर्शकों को आसान भाषा में आप ये बता रहे हैं कि अशोक कुमार की किसी जमीन में संलिप्तता का मामला चल रहा है, उसमें आप पक्ष के साथ हैं एस वकील, और उस पर दबाव देने के लिए, आप पर दबाव देने के लिए ये तड़ीपार होने का एक कारण ये भी था। लेकिन जरा सा थोड़ा सा समझाइएगा, जो पुलिस ने या प्रशासन ने जो कारण बताया आपको क्यों इनको तड़ीपार किया जाना है देहरादून से, वो क्या थे? और असल में आप ऐसी कौन कौन सी लड़ाई लड़ रहे थे जनहित की, जिसके कारण ये मजबूर हो रहे थे आपको परेशान करने के लिए? जरा दोनों पक्ष पर रख दीजिएगा। देखिए, जो आपने कहा वो अशोक कुमार जो बैडमिंटन एसोसिएशन जो चला रहे हैं, उनका जो पार्टनर है राकेश डोभाल, जो आपका कथित पत्रकार भी है, राकेश डोभाल, वो जमीन में इन्वॉल्व हो रखा है और सिविल कोर्ट से स्टे हो रखा पूरी प्रॉपर्टी। तो और नाम विकेश नेगी के ऊपर आ रखा है कि विकेश नेगी उसके साथ है, मतलब उसका नाम भी डाल दो। दूसरा, रही बात उसकी, विकेश नेगी ने जितने भी प्रकरण खोले, संपत्तियां मिली है सरकार को, चाय बागान की, सीलिंग की, शत्रु प्रॉपर्टी, ये सब जो खोला है विकेश नेगी ने। पौंदा का मामला खोला है जहां हरिजनों की जमीन विदाउट एनी कंसर्न बिकी गई है। 143 बिना डीएम की अनुमति के बिक रही हैं। जो मामले खोल रहे हैं तो उससे भूमाफियाओं पे खौफ तो होगा ही, राजनीतिज्ञों के पे खौफ होगा, इसलिए विकेश नेगी सबका टारगेट हो रखा है। अब आपको तड़ीपार किया, आज तड़ीपार वाला जो आदेश है, आज उसका स्टेटस क्या है? कैसे आप देहरादून फिर वापस पहुंच पाए? क्योंकि आप पे तो वो 1 सितंबर प्रतिबंध लगा दिया।
घोषित नहीं, प्रतिबंध नहीं, लगा दिया। वो अब खत्म हो चुका है और माननीय जो गढ़वाल कमिश्नर है उन्होंने उसको खारिज करा था, डीएम के उसको। आज ये वाला जो मुकदमा है जिसको विजिलेंस पर आप आय से अधिक संपत्ति गणेश जोशी जी का प्रकरण है, इस पर आप हाईकोर्ट जाने वाले हैं। इसके अलावा और कौन कौन से ऐसे विषय हैं, क्योंकि आपके बारे में लगातार यह है कि आप जनहित के बहुत सारे मसलों को स्वयं उठाते हैं, जनहित याचिकाएं भी दायर करते हैं। इस समय आप कौन कौन सी लड़ाइयां लड़ रहे हैं पब्लिक के इंटरेस्ट में? अभी आपके जो फॉरेस्ट है, जो फॉरेस्ट की जमीनें जो इधर खुर्द-बुर्द हो चुकी है, जो गजट नोटिफिकेशन जो 1952 का आया था उसके हिसाब से अभी तक झारखंड में कम से कम 400 बीघा जमीन फॉरेस्ट की है। वो गई कहाँ? वो केवल ग्राम समाज की चुगान के लिए गई थी, खोली गई थी। और वो जमीन है कहाँ? आज आप देख लो। कैलकुली भट्टे में केवल 10,000 बीघा जमीन छोड़ी थी, बाकी सब उसकी फॉरेस्ट की थी, और वो भी चुगान के लिए छोड़ी गई थी। वो अब सब लोगों ने नाम चढ़ा दिए। कैसे चढ़ा दिए? ऐसी देहरादून के 199 गांव हैं और आज हम बोलते हैं कि पेड़ काट रहे और ये कर रहे, तो पॉल्यूशन हो रहा, ये हो रहा, तो उसका नतीजा आप देख तो रहे हैं। दूसरा, लीज की जमीन गवर्नमेंट को देने का कोई राइट नहीं है, वो लीज दी जा रही है। ऐसे बहुत प्रकरण है, आने वाले समय में आपको बहुत कुछ मिलेगा। चलिए, मिलता रहेगा। नेगी जी, आपने अभी क्यारकुली भट्टा वाला एक सवाल उठाया है। तो क्यारकुली भट्टा की जो लैंड है मसूरी के नीचे, वह सिर्फ उत्तराखंड और झारखंड में ही 2 जिलों में है। और जो उसमें जो मेरे संज्ञान में है, जो जमीनें होती हैं, ये आर्मी संबंधित कुछ जमीनें होती हैं जो सिर्फ मसूरी के क्यारकुली भट्टा में। क्या स्थिति है अभी उस जमीन की, कुछ जानकारी है? देखिए, मैं आपको पहले उसका क्लियर कर दूं, वो अलग जी लैंड है, और जो ये जो आप आईटीबीपी की बात कर रहे हैं वो अलग मैटर है। और जो मैं जी। बात कर रहा हूँ वो 11 अक्टूबर 1952 में गजट नोटिफिकेशन के हिसाब से उन्होंने चुगान के लिए छोड़ी हुई थी, जो जेडे की जमीनें हैं। और ये नॉन जेडे में जो फॉरेस्ट आता है वो सब इसमें आता है, यहाँ तक कि प्राइवेट फॉरेस्ट भी जो बिक रहे हैं सब इनलीगल बिक रहे हैं। तो ये आप जो बहुत जिक्र कर रहे हैं कि नॉन जड़ीय, जो आप मसूरी क्यारकुला की बात कर रहे हैं, वो नॉन जड़ीय जमीन है। देखिए, जो जिसका आप नॉन बात कर रहे जेडे, जो जेडे की जमीनें होती हैं वो सब हाँ। उसमें जो बंजर नाले खाले हैं वो सब गवर्नमेंट मतलब फॉरेस्ट के हैं। और जो नॉन जेडे में है वो प्राइवेट आदमी, जिसका जो खेवटदार होता है वो उसकी होते हैं, केवल जंगल को छोड़ के। जो खेवट की जमीन है, बिल्कुल जो खेवट की जमीन है। जी, एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप उसका जवाब देना चाहें या ना, लेकिन तड़ी पार तो शायद अंतिम विकल्प होता है, उससे पहले लालच या धमकी दोनों दी जाती हैं। आपके मामले पे ऐसा हुआ? जब सत्ता से आप इतना लड़ रहे हैं तो लालच और धमकी? देखिए, मेरे पास ना तो लालच का आया ना कोई धमकी आई। अब धमकी मुझे क्या देंगे, वो दूसरे रूप में उन्होंने और काम कर लिया, मसलन मतलब तड़ी पार कर दिया, मुकदमे लिख दिए। चलिए, आपके संघर्ष को सलाम। दर्शक भी हमारे लिख रहे हैं, हेड्स ऑफ टू यू विकेश नेगी जी। विकेश नेगी भाई जिंदाबाद। आप इस संघर्ष को लड़ते रहेंगे, आपसे आगे अपडेट हम लेते रहेंगे। अभी आप कुछ और संदेश देना चाहेंगे नेगी साहब, जो दर्शक देख रहे हैं? नहीं, अभी समय आने पर सब आप देख लेंगे, अभी बहुत कुछ है चलिए, आगे। तो नेगी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने अपनी बात कह दी है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया नेगी साहब, हमसे बातचीत करने के लिए। तो सतीश साहब, नेगी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। इस प्रकरण से तो और चीजें रोचक हो गई है। वंस इस समय पे जब मंत्रिमंडल विस्तार की बात हो रही है या मंत्रिमंडल में कुछ लोगों को ड्रॉप आउट करने की बात हो रही है, और उससे पहले जो कुछ सदन में हुआ है, गणेश जोशी जी के लिए जो, देखिए, इस समय ईमानदारी से इस बात को भी स्वीकार हमें करना होगा, अब से 1-1.5 हफ्ते पहले अखबारों ने लिखा प्रेमचंद्र अग्रवाल को प्रमोशन, प्रेमचंद्र अग्रवाल को बड़ी जिम्मेदारी जीएम में बनाया गया। हमको कितने दिन लगे, जो कि आंदोलनकारी के मन टूट गए, उनको लगा कि मोदी जी ने बहुत बहुत बड़ा बना दिया है। अभी जो एक कल वाला घटनाक्रम है इस मुकदमे को लेकर, इसको भी इस तरह लिखा गया विजिलेंस कोर्ट से कैबिनेट मंत्री जोशी जी को मिली राहत। नाउ इट्स राहत या आफत?
मतलब इस समय स्थिति हो गई है कि जो मीडिया दिखा रही है या लिख रही है हेडिंग, उसके ठीक उलट हो रहा है। कहां ये प्रमोशन, इन्होंने प्रमोशन करा दिया था प्रेमचंद अग्रवाल जी का, और कहां उनका इस्तीफा हो गया, आज वो मंत्री भी नहीं रहे। तो ये जो अब खबर आई है कि इनको राहत, अब अगर आपका यहां से कैंसिल हुआ है तो डोर्स आर ओपन, हाईकोर्ट जा रहे हैं विकेश की, तो इसे राहत मानेंगे या आफत मानेंगे? ये देखो राजीव, उसमें जो खबरें हमको भी छन के आई थी उसमें सिर्फ एक एफिडेविट का ही मामला सामने आया था कि एफिडेविट उसमें दिया नहीं गया था, लेकिन जो कानूनी पहलू है उस पे विकेश नेगी ने अपनी बात जनता के सामने रखी है और बताया उन्होंने कि उसमें क्या चीजें हुई हैं, और हम दोबारा उस एफिडेविट को देंगे और फिर हम उसमें हाईकोर्ट जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इसमें मंत्री गणेश जोशी के जो संकट के बादल हैं राजीव, कम होते नहीं दिखाई दे रहे हैं, और जो आय से अधिक संपत्ति का मामला है उस पर आने वाले दिनों में जब जांच होगी, सारी चीजें आगे बढ़ेगी, तो गणेश जोशी के लिए मुश्किलें हो सकती हैं राजीव। और उन्होंने एक बात का जिक्र और किया है राजीव, कि जिसपे उन्होंने कहा कि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की भी जो है, उन्होंने ट्विस्ट तो दिया है थोड़ा, लेकिन उन्होंने कहा कि समय आते ही हम उसको भी खोलेंगे। लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया में जो चल रहा है, महेंद्र भट्ट और उनके बेटे के जो कागज सोशल मीडिया पे लगातार वायरल हो रहे हैं जमीनों के, हो सकता है, लेकिन वो अभी सब उन्होंने ट्विस्ट दिया है कि अभी उस पर बहुत सारा उन्होंने क्लियर नहीं किया है, लेकिन वो एक संशय बना हुआ है हम लोग के लिए भी कि क्या वो हो सकता है राजीव। हाँ, एक उसका जिक्र मैं हल्का सा आपसे इसलिए करना चाह रहा हूं कि आज वो वायरल है और उसमें कोई जांच अधिकारी जाता है, वो जांच की अपनी आख्या दे रहा है उप जिलाधिकारी या जिनको भी दे रहा है, बट नीचे जो उसकी मोहर है या जो क्लियर कट नहीं हो पा रहा है कि वो किसके द्वारा दिया गया, उसका नाम बहुत साफ नहीं आ रहा है। लेकिन उसमें मामला ये मोटे तौर पर कहा जा रहा है कि जो रिजॉर्ट बन रहा है, अग्रवाल साहब का बन रहा है या महेंद्र भट्ट जी का बन रहा है, या असली मालिक कौन है या किसके नाम से बन रहा है, लेकिन उनके पुत्रों के नाम है, उसके लिए रोड बनाने के लिए विदाउट परमिशन सरकारी जमीन पर रोड बना दी गई, जेसीबी चला दी गई, और उनके जांच अधिकारी के द्वारा रोकने के बावजूद भी गुपचुप तरीके से वो निर्माण हुआ। तो सरकारी संपत्ति, सरकारी भूमि प्लस दोनों के पुत्रों के नाम, ये मामला चल रहा है। हालांकि मैं अभी भी उल्लेख कर रहा हूं, उसकी पड़ताल कर रहे हैं क्या वो ओरिजिनल पत्र है या नहीं है, तब तक हम उसकी ओरिजिनलिटी पर हम कोई वो नहीं कर रहे हैं, कोई दावा नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये वायरल जो पत्र है, सतीश साहब आपको क्या इसमें नॉलेज भी है, और इस अगर ये मामला ओरिजिनल है, और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ लोगों ने सूचना के अधिकार के तहत इसको निकलवाया भी था, उसके द्वारा ये फ्लैश आउट हुआ, क्योंकि उसमें ये भी संलग्न फोटो जिस समय ये जेसीबी चल रही थी उस समय की फोटो उपलब्ध कराई गई हैं। उसमें यह लिखा गया है जिस जेसीबी नंबर का, जो जेसीबी चली है उसके नंबर का जिक्र है, उसमें दोनों नेताओं के पुत्रों के नाम, सन ऑफ महेंद्र भट्ट, सन ऑफ प्रेम अग्रवाल, इस तरह का जिक्र भी कुछ है। क्या वो पूरा मामला है? और अगर ये मामला आगे आता है तो जो लोगों की बहुत डिमांड है, जो लोग बहुत दिनों से कर रहे हैं पूरे उत्तराखंड में, कि इनको प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाया जाए, तो जो महेंद्र भट्ट हैं इनके लिए भी आसान नहीं होगी राह। कहा तो ये जा रहा था कि इस पूरे मामले में जो जितने धड़ल्ले छक्के मार रहे थे उत्तराखंड के लोगों को धमकाने के लेकर, उत्तराखंड के लोगों को सड़क छाप कहने को लेकर, या प्रेमचंद अग्रवाल प्रकरण को दबाने को लेकर जो जितनी बैटिंग ये कर रहे थे, उसके बाद इन्होंने दिल्ली में अपनी स्थिति सेव कर दी है। और ये भी एक कि दिल्ली में बहुत अच्छी धमक हनक है प्रेमचंद्र अग्रवाल जी की, लिहाजा लाला जी इनको फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनवा देंगे। तो कहा यह जा रहा था पुनः प्रदेश अध्यक्ष बनने की एक नई पारी इनको मिलने जा रही है, लेकिन ये मिलने जा रही है या इनके पद पर भी संकट? देखो राजीव, जिस तरह से चर्चाएं चल रही हैं कि मंत्री पद का विस्तार होगा, कोई कह रहा 20 तारीख को होगा, कोई कह रहा चैत्र नवरात्र में होगा, लेकिन यह अभी बादल छटे नहीं है। लगातार भाजपा हाईकमान और मुख्यमंत्री और जो इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके बीच वार्ताएं जारी हैं। लेकिन जिस तरह से आप जो इनका जिक्र कर रहे हैं, जैसे हमें भी हल्की सी जानकारी मिली, हमने अब इस पे कोई काम करना स्टार्ट नहीं किया, लेकिन अब हमने भी सोशल मीडिया के जरिए इसको देखा है, जो पत्र आप वायरल की बात कर रहे हैं कि जिसपे आप कह रहे हैं मुहर है। देखो, ये आरटीआई से निकाला गया पत्र है, बिल्कुल ये आपकी जो जानकारी है बिल्कुल सटीक है कि जिसने भी ये जानकारी निकाली है आरटीआई से निकाली है। और ये मामला तभी सामने आया राजीव, जब प्रेमचंद अग्रवाल ने
लोगों को गाली दी और लोगों ने इनके भी इस पे काम करना शुरू किया। देखो, जब महेंद्र भट्ट और इनके रिश्ते और इनके बेटों के रिश्ते के बारे में जो जानकारी निकली है, जब सुजाता पॉल हमारे साथ बैठी थी तो उन्होंने भी थोड़ा सा इस बात का जिक्र किया था कि दोनों के जो बेटे हैं इनके राजनीतिक संबंध क्या है और इनके बेटों के जो संबंध क्या है, उस पर भी उन्होंने चर्चा की थी। लेकिन देखना है राजीव की जो इनकी भी जो संपत्तियां हैं, बेटों के पास इनकी कितनी संपत्ति कहां से आई, किसमें इसका पैसा लगा हुआ है, जमीनें किसकी हैं। और राजीव बिल्कुल एक जांच का विषय है राज्य के लिए कि जो यहाँ पे राज्य में मंत्री बन जाते हैं और जो करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की संपत्ति जोड़ते हैं, क्या सोर्सेज है इनके लिए। और जब तक जांच एजेंसियां इन पे काम नहीं करेंगी, जब तक लोगों के जो इस पे जो टैक्स के पैसे हैं, कितने इनकी सैलरियां हैं, कितने इनके भत्ते हैं, जो बेनामी संपत्तियां हैं वो कहां से आ रही हैं, तो तब तक इसमें साफ लोगों को पता नहीं चल पाएगा राजीव। इसलिए जांच का विषय तो बिल्कुल जरूर है इसमें कि जांच होनी बहुत आवश्यक है राजीव। ये जांच होनी बहुत आवश्यक है। और मोटे तौर पर ये जो फेसबुक पे, अन्य इंस्टाग्राम आदि में जो वायरल हो रहा है, ट्विटर में ये पत्र, मोटे तौर पर ये मेरे सामने भी आ गया है। ये सेवा में जांच आख्या है श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय और द्वारा उचित माध्यम, ये लिखा गया। मैं इसको ट्रेस करने की कोशिश करूं, तब तक आप कुछ जानकारियां दीजिए, मैं इसको खुलवा के दर्शकों तक सामने रखने की कोशिश करता हूं। आप इस विषय पर कुछ अपडेट बताइए, तब तक मैं इस पत्र को। देखो राजीव, जो कोडियाला में जो रिजॉर्ट की बात आ रही थी, हमने देखा कि जब लोग गए थे, अभी कुछ लोग जा रहे थे, बहुत से लोगों ने वहां पे वीडियो रील बनाई कि दिखाया कि ये मंत्री जी का होटल बन रहा है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन पुख्ता कितनी है, कागजों में कितना अंकित है, किसके नाम पे जमीन है, किसके नाम पे रिजॉर्ट है, किस पैसा कहां से आ रहा है, किसका पैसा उस रिजॉर्ट में लग रहा है, ये सारी चीजें राजीव जब तक पुख्ता हमारे पास सबूत नहीं आ जाते तब तक हम तो ठोस बात, हम एक अपने चैनल का जरिए तब तक ठोस बात नहीं कर सकते हैं। जब हमारे पास पूरे प्रूफ, हम भी इस बात को अभी दावे के साथ नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये वायरल पत्र है जिसमें ये बताया जा रहा है कि ग्राम मराल है, खैरखाल तोक में सरकारी भूमि में बिना अनुमति के सड़क निर्माण किया गया है। और इसमें ग्राम मराल पट्टी उदयपुर तल्ला 1 तहसील यमकेश्वर के अंतर्गत खैरखाल से लक्ष्मण झूला फांडी दुगड्डा मोटरमार्ग से लगती हुई सरकारी भूमि पर कतिपय व्यक्तियों के द्वारा सड़क निर्माण किए जाने के संबंध में मौके पर जांच की आख्या निम्नवत है। अब ये बताया जा रहा है, इसमें कुछ लोगों का नाम भी है, इसमें सत्यता क्या है ये अभी वो है, लेकिन आगे लिखा गया उक्त सड़क निर्माण उनकी कंपनी द्वारा जेसीबी मशीन की सहायता से अपने क्लाइंट भूस्वामी पीयूष अग्रवाल पुत्र प्रेमचंद्र अग्रवाल, अभिषेक भट्ट पुत्र महेंद्र भट्ट तथा गंगा सिंह पुत्र हरवंश सिंह के प्रोजेक्ट प्लान के अनुसार किया गया। ये 3 नाम लिखे गए हैं। अब ये तीनों नाम क्या इन्हीं नेताओं के पुत्र हैं या ऐसे ही नाम, क्योंकि प्रेमचंद्र अग्रवाल एक ही व्यक्ति का नाम हो ये जरूरी नहीं है, महेंद्र भट्ट एक ही व्यक्ति का नाम हो ये जरूरी नहीं है, कोई और नाम भी हो सकता है। लेकिन जिस भी तरह से ये वायरल हो रही है, और ये बच्चे इन्हीं के हैं कि नहीं है, लेकिन इसमें साथ साथ जिस अवैध सड़क निर्माण की बात हो रही है उसमें जेसीबी मशीन संख्या UK08 है या बी है, BE3339 की सहायता से इसकी पुष्टि होती है। और हालांकि जो नीचे है इसमें बड़ा रोचक चीज ये सती साहब की नीचे जो लिखा गया है, अब ये पुंडीर है या जांच आख्या का करने वाला अधिकारी कौन था, ये तहसीलदार है कि क्या लिखा है, लेकिन नीचे उदयपुर और यमकेश्वर तो पढ़ने मारा है, बाकी अनक्लियर है। कुछ सिंह पुंडीर है या कुछ सिंह क्या नाम है, तो क्योंकि कुछ चीजें इसमें अनक्लियर हैं, तो हो सकता है कि यदि आपने जांच आख्या निकाली तो नीचे दस्तखत करने वाला अधिकारी जिसने जांच की उसका नाम, उसका पदनाम तो स्पष्ट होना चाहिए था, क्योंकि वो स्पष्ट नहीं है और ये वायरल हो रहा है, तो इसकी सत्यता की पुष्टि तो अभी की नहीं जा सकती। हालांकि जिन लोगों ने आरटीआई के मार्फत ये सूचना निकाली है, यदि वो सामने आए, यदि वो सामने आकर अपनी बात करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या किसी अन्य माध्यम से वो अपनी बात को सोशल मीडिया के माध्यम से रखें कि हमने ये जांच ये निकाली है, तब तो इस बात की पुष्टि हो। अभी इसको फिलहाल किस रूप में देखा जाए, या फिर यूं कहें कि इसको ऐसे ही वायरल किया जा रहा है, क्योंकि नीचे अगर देखो आपकी नाम पदनाम स्पष्ट ना होना, मैं उतना ही पढ़ पा रहा हूं
जी राजीव, इसमें दो चीजें हैं। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सोशल मीडिया में छोड़ने के लिए बहुत सारी अपनी आरटीआई नहीं डालते हैं, अपना नाम छिपा देते हैं लोग उसमें, जो इसमें भी हुआ है। आप हम देख रहे हो, जो आप जिस पत्र का जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने सिर्फ उसमें नाम और उसका जो आप कहते हैं कि वो एक ही नाम के हो सकता है, लोगों के पुत्र भी हो सकते हैं। और जो ऋषिकेश का नाम है, देखो प्रेमचंद अग्रवाल भी ऋषिकेश के निवासी हैं, महेंद्र भट्ट भी ऋषिकेश के निवासी हैं, हो सकता है कि इनके पुत्र भी हो सकते हैं, उसमें कोई दो राया नहीं है। लेकिन जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि जांच अधिकारी का नाम भी काटा गया, हो सकता है कि आजकल फोटोशॉप का जमाना है, किसी ने फोटोशॉप से काट के उसमें डाल दिया हो। लेकिन जब तक जिस आदमी ने आरटीआई मांगी है, नाम है लेकिन स्पष्ट नहीं आ रहा जांच अधिकारी का, नीचे स्पष्ट नहीं आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा यह है कि जब तक जो लोग जिसने आरटीआई मांगी है, जब तक उसका नाम का पता नहीं चल पाता, जैसा आप बात कर रहे हैं, देखो जिसने आरटीआई डाली है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बुला सकता है कि देखो मैंने ये आरटीआई डाली थी, इनकी संपत्ति निकली, मीडिया में बात आएगी तो सारी चीजें खुल जाएगी। लेकिन ये आधी अधूरी बात है राजीव, जब तक पूरी बात क्लियर नहीं हो जाती, हम भी इस दावे को पुख्ता नहीं कर सकते हैं राजीव, मैं आपको बता दूं। हाँ, ये जरूर है कि यमकेश्वर से संबंधित जो लोग सक्रिय हैं, सक्रिय कार्यकर्ता हैं, सक्रिय तौर पर वहां का ध्यान देते हैं, उन लोगों के साथ हम पुनः इस विषय को लेकर आएंगे और उन लोगों को ग्राउंड रियलिटी मालूम होगी। ये होटल किसका बन रहा है, कौन कौन बना रहा है, कहां से कहां तक की सड़क का निर्माण हुआ, किसके लिए परमिशन नहीं ली गई, ये कथित जांच आख्या जो है, इसकी सत्यता क्या है, उन तमाम चीजों को वहां के जो स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वहां के जो नहीं, लोग हम हैं, भी जो अपनी राजीव, हम अपनी पूरी टीम से बताएंगे कि देखिए, जो अगर इसमें सड़क बनी है, और हम उनसे भी बात करेंगे कि देखिए आप भी बात कीजिए, हम लोग भी बात करते हैं कि जो सड़क बनी है, कितनी सड़क बनी है, कितना पैसा इसमें लगा है, क्यों अवैध सड़क बनाई गई, जब इसमें स्वीकृत सड़क नहीं थी तो क्यों बनाई गई, ये भी एक बिल्कुल जांच का विषय है राजीव, कि सरकारी टैक्स के पैसे, या फिर वैध सड़क ही थी, या इसको अवैध करके वायरल किया जा रहा है, या वास्तव में अवैध है। इस पूरे प्रकरण को लेकर बहुत जल्द आपके साथ हम बहुत जल्द सामने आएंगे। फिलहाल अभी के लिए जो हमने आरंभिक बात की थी इस मामले को लेकर कि विजिलेंस कोर्ट से कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी हैं, उनको भले ही फौरी तौर पर राहत दिखती हो, लेकिन विकेश नेगी ने ये अब से कुछ देर पहले हमारे सामने जो अधिवक्ता है उन्होंने कह दिया है कि वो अपनी तैयारी कर रहे हैं और बहुत जल्द वो हाईकोर्ट इस मामले को लेकर जा रहे हैं। उन्होंने कहा 9 करोड़ के आसपास का तो जो मामला है आय से अधिक संपत्ति का, वो है जो घोषित संपत्ति है, जो व्हाइट में घोषित संपत्ति है, लेकिन उसके अलावा बेनामी संपत्तियां भी हैं और उसके अलावा बहुत कुछ है जो कोर्ट में प्रोसीडिंग के दौरान कैसे आय से अधिक संपत्ति का अर्जन किया है मंत्री गणेश जोशी जी ने, वो कोर्ट के सामने रखेंगे। और इससे सीधे तौर पर इस मामले में उन्होंने बताया, इस पूरे मामले पर यह मामला यदि साबित हो जाता है तो कम से कम न्यूनतम 3 साल और उससे लेकर 7 साल तक की सजा हो सकती है। मतलब विदाई जाएगी यदि इसका फैसला जल्दी आ जाता है और मंत्री पद तो स्वतः विदाई की जाते ही चला जाता है। लेकिन मंत्री गणेश जोशी जी पर आय से अधिक संपत्ति का जो मामला है, जिसको लेकर आज समाचार पत्रों में समाचार है कि उनको राहत जैसी बात है नहीं, उनके लिए आफत बढ़ने वाली है, क्योंकि विकेश नेगी और उनकी टीम जा रही है हाईकोर्ट। अब ये कितने जल्दी होता है, कब होता है, इस पर आपको अपडेट देते रहेंगे। अभी सत्ती साहब, आपका और विकेश नेगी जी दोनों लोगों का शुक्रिया। फिलहाल दीजिए इजाजत।